नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। तो आज भी फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के साथ-साथ कुछ कंपनीज के डिटेल्स डेटा भी आपको दिखाऊँगा, जो डेटा मेरे हिसाब से आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडर्स हैं, अगर आप एज़ ए इन्वेस्टर हैं, तो आपको कौन-सा डेटा के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा डेटा देखकर काम करना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेली टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं, जितने सारे कंपनीज है उनमें से आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में टॉप 3 कंपनीज में कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। देखिए आईटी इंडस्ट्रीज में विप्रो का नाम थर्ड पोजीशन में था, आज विप्रो का नाम फोर्थ पोजीशन में है और एचसीएल टेक थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं। अगर मैं इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो एचसीएल टेक पोजीशन वाइज, मार्केट कैप के वाइज कंपनी थर्ड पोजीशन में आ चुके हैं और कंपनी में मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में जब रिजल्ट आया था वो सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखा दूं, उससे पहले कुछ गुड न्यूज आया था, वो गुड न्यूज में सबसे पहले बता दूं। कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट किए थे और वो भी कितने 12 रुपीज करके डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था और 20 तारीख को आपको डिविडेंड मिल चुका है। आपका डीमैट अकाउंट, सॉरी, आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा डिविडेंड को। तो देखिए एचसीएल टेक जैसे कंपनीज के ऊपर अ, अच्छा खासा आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी देता है, उसके साथ साथ कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में वो डिविडेंड देता है। ऐसे नहीं कि पिछली बार कंपनी डिविडेंड नहीं दिया। अगर प्रीवियस डेटा देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पिछली बार जो रिजल्ट आया था क्वार्टर वन का, वहां पे भी 10 रुपया करके डिविडेंड दिया। उससे पहले भी देखिए पिछले सालों में 18 रुपीज करके डिविडेंड दिया। मतलब हर रिजल्ट में कंपनी क्या कर रहा है, डिविडेंड दे रहा है। 10 रुपया, 18 रुपीज करके, 12 रुपीज करके और 20 रुपीज करके डिविडेंड दे रहा है। इसका मतलब कंटिन्यूसली कंपनी डिविडेंड देते जा रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्यों? उसके पीछे दो कारण है। पहली बात, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, कंपनी का सेल्स जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स अच्छा खासा हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद देखिए प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 3,400 करोड़ से थोड़ा सा घट के, मतलब सॉरी, बढ़ के हो चुके 3,800 करोड़। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, सर प्रॉफिट तो अच्छा आया, आपके बात सही है, मगर कंपनी जो प्रीवियस कुछ क्वार्टरली जो डेटा है उससे तो कंपनी का प्रॉफिट कम है। हाँ, ये भी सही है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था पिछले कुछ क्वार्टर के तुलना से, मगर वहां पे ज्यादा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ, देखिए रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हो गया था, तब एक मार्केट में प्रेशर आई था। आज फिर से इसराइल के साथ साथ और भी बाकी मतलब देखा जाए तो हमास के साथ युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं और भी इराक, ईरान, इस तरीके से कंट्रीज भी इस युद्ध के ऊपर शामिल हो रहा है। तो सोचिए ये युद्ध कितना दूर तक चलेगा, कितना बड़ा हो सकते हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं। जिसके चलते है आईटी सेक्टर के ऊपर नहीं, ऑल ओवर मार्केट के ऊपर प्रेशराइज रहेगा। तो फिर भी मैं इस एसएल टेक के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस आपको बेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे रिजर्व भी देखिए यहाँ पे बढ़ा और कंपनी कर्जा भी बढ़ाया। अभी क्वेश्चन आएगा, सर कंपनी का कर्जा बढ़ गया, ये तो कंपनी के लिए नेगेटिव पॉइंट है आपके पास सही है, मगर एक पॉइंट आप जरूर देखना, कंपनी के जो आदर्श एसेट है, आदर्श एसेट का मतलब है कंपनी का, आप देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड कितना रिसीव किया गया, करीबन 18,000 करोड़ के आसपास। और कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 15,000 करोड़ के आसपास। तो देखिए जो कंपनी का 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला और 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, क्या उस कंपनी उस प्रॉफिटेबल पैसे से बिजनेस कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कर्जा उठा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में कोई खराबी ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में सब कुछ ठीक है, फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और इसीलिए देखिए एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, किसी ने भी एक भी स्टेक नहीं बेचा। क्यों बेचेंगे? क्योंकि जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आपको 16 से 21% के आसपास रिटर्न दिया, एवरेज आपको देखा जाए तो 20% के आसपास रिटर्न दिया, तो वो क्या उस कंपनी के ऊपर एग्जिट होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हूँ, साथ ही साथ में इस कंपनी के ऊपर जब जब स्विंग ट्रेडिंग बनता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बनता है, तब तो मैं ट्रेड भी लेता हूँ और मेरा एक ट्रेड ऑलमोस्ट ऑनगोइंग है जो मैंने आपको शेयर भी किया था। वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स में क्रिएट हुआ था, एक कप विथ 100 पैटर्न्स क्रिएट हुआ था और शानदार तरीके से कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना, तो फाइनली हैंडल को ब्रेकआउट किए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऊपर जाने के बाद कभी ना कभी वो रिट्रेसमेंट करेगा, क्योंकि यही रूल्स होता है, यही चार्ट का बिहेवियर होता है।
कि हमेशा वो ब्रेकआउट होने के बाद ही तगड़ा टारगेट देंगे। अब ऐसे बिल्कुल नहीं, ऊपर जाएगा फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, इस तरीके से सिचुएशन को फॉलो करके फाइनली वो टारगेट अचीव करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट रेशियो बन सकता है। अगर टारगेट रेशियो यहाँ तक बने 1500 रुपीज के आसपास बने तो मेरे हिसाब से कंपनी आपको 26% के आसपास टारगेट दे सकता है। तो आपकी क्या राय है एचसीएल टेक के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है, और कैम्स के बिना आपको किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी काम नहीं कर सकती। क्योंकि इस कंपनी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, द कंपनी इज ए म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी। इसका मतलब जितने सारे म्यूचुअल फंड लोग करते हैं उसका ट्रांसफर एजेंसी है। ट्रांसफर एजेंसी का मतलब क्या है, मान के चलिए आपने म्यूचुअल आज बाय किया तो इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं पड़ेगा। जब आप म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, आज नहीं तो कल तो उसको बेचेंगे, मान के चलिए 10 साल बाद बेचे, 20 साल बाद बेचे, कभी ना कभी तो बेचेंगे। तो जब म्यूचुअल फंड बेचा जाएगा तब उस टाइम में आपको एक एक परसेंटेज आपको चार्जेस जो है वो कैंप्स को देना पड़ेगा। क्योंकि यही कंपनी आपको म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफर एजेंसी है उस एजेंसी को पैसे देना होता है। जैसे देखिए मान के चलिए आप कोई पार्किंग जोन है, उस पार्किंग में आप अपना गाड़ी रखना चाहते हैं तो उस पार्किंग के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। सेम टू सेम आपने म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के माध्यम से कर लीजिएगा, एक कमीशन आपको इस पार्किंग कंपनी को देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पार्किंग कंपनी में एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ, कैम्स म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है तो इसको देना पड़ेगा। तो इसी के चलते कंपनी के एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करते हैं, और मुझे लगता है इस सिचुएशन के हिसाब से कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर इस कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली डिलीवरी पॉजिटिवली 50% के ऊपर उठा जा रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली 50% के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है, क्यों उठाया जा रहा है? देखिए सबसे पहले कंपनी के चार्ट पैटर्न देख लीजिए। देखिए लगातार लगातार क्या हुआ, दो बार शोल्डर बनने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया, और फाइनली वो देखिए ऊपर जाने के बाद टारगेट भी दिया। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली टारगेट दे दिया, ऊपर जाने के बाद नीचे भी आए, फिर से वही लेवल को रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया। हाँ मुझे कुछ कुछ दोस्त ये भी कमेंट करते रहते हैं, सर अगर कंपनी को टारगेट देना है तो कंपनी नीचे क्यों आते हैं और वही लेवल से वो रिटेस्ट करके वापस क्यों जाते हैं? क्योंकि मान के चलिए इस लेवल में जो एंटी बना, यहाँ पे कोई एचएनआई कैटेगरीज कोई बड़े इंस्टीट्यूशन भी बाय किए हैं, तो मान के चलिए वो यहाँ पे 1 लाख में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब बाय करते गया तो शेयर ऊपर हो गया, तो वो तो ये हाई लेवल में बाय नहीं करेंगे। तो मान के चलिए उसका टारगेट था इस जगह पे 1 लाख बाय करेंगे, मगर उसका जो बाइंग होता है मान के चलिए 70,000 क्वांटिटी बाय होता है, तो बाकी तो 30,000 रह चुके हैं। तो उसको बाय करने के लिए वो क्या करते हैं, वो फिर से यहाँ पे सेल मतलब वेट करते हैं और उसको नीचे लेके आते हैं, और यहाँ पे नीचे ले आने के बाद फिर से बाइंग स्टार्ट, और उसके बाद देखिए धमाका। तो इसी तरीके से ऑपरेटर ऑपरेट करके आगे लेके जाते हैं। तो आपको हमेशा ऑपरेटर जिस तरीके से सोच रहा है उस तरीके से आपको भी सोच रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता था कि इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे टारगेट होगा? पहली बात, मैंने तो टेक्निकली चार्ट पर आपके साथ शेयर किया हूँ कि यहाँ पे दो बार शोल्डर बनने के बाद एक हेड, उसके बाद शोल्डर बना, जिसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद मुझे लगता है इजीली वो टारगेट यहाँ पे अचीव कर चुके हैं, और इजीली टारगेट वो नेक्स्ट टाइम में भी अचीव कर सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर इस तरीके से टारगेट होने के पीछे दो कारण है। पहली बात, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो फाइनली अभी तक नहीं आया, तो अभी तक डिस्कशन भी नहीं किया गया कि कब रिजल्ट आएगा। तो मुझे लगता है रिजल्ट जो जिस तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से सेल्स को बढ़ाया, एक्सपेंस को घटाया और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ाया, तो मुझे लगता है इस बार सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा खासा आ सकता है। क्योंकि एक अंदाजा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सितंबर क्वार्टर में क्या हुआ। कंपनी के ऊपर ध्यान देना इस चीज को, इसको देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी का सितंबर का रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। देखिए प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था उतना ही होल्डिंग है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, छोटा मोटा चेंजिंग हुआ, छोड़ दीजिए उसको। एफआईएस के पास चेंजिंग देखिए, पिछली बार कितना था 35.78% के आसपास होल्डिंग, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो चुके हैं 38.61% का होल्डिंग। इसका मतलब यहाँ पे एक चेंजिंग ग्रोथ देखने को मिला। अभी डीएस के बारे में बात करूँ तो 11.69 के हिसाब से ग्रोथ हो रहा था, अभी अभी कितना हुआ 16.05। इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रोथ हुआ। और पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक भी कुछ इस तरीके से सिचुएशन को देखने को मिला। तो पब्लिक क्या किया, पब्लिक सेल ऑफ कर दिया। तो यही कारण के मैं वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जब इंस्टीट्यूशन तगड़ा बाय कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होने वाला है। तो बाकी अभी देखा जाएगा कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना।
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं ये एक देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका डिमांड लगातार और भी बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं जो देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे चलो एक बार मैं इस कंपनी का वेबसाइट ही विजिट करा के आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी कौन सा प्रोडक्ट को बेचते हैं। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज के जो प्रोडक्ट है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए होम अप्लायंसेस मतलब वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। फ्रिज और रेफ्रिजरेटर सेम टू सेम होता है, माफी चाहता हूँ। तो लाइटिंग वगैरह हो गया, उसके साथ मत देखा जाए तो मोबाइल फोन्स जैसे मोबाइल फोन का डिस्प्ले हो गया और भी कुछ पेयर पार्ट्स हो गया उसको भी कंपनी बनाते हैं। सिक्योरिटी जो सीसी कैमरास वगैरह हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो मेडिकल इक्विपमेंट्स, सेट टॉप बॉक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीविजन वगैरह हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जब से Xiaomi का डील पक्का हो चुके हैं, Xiaomi जब डिक्सन के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो चुके हैं तब से लेकर इस कंपनी के ऊपर धमाका हो रहा है। क्योंकि देखिए इतने बड़े चाइना के इतने बड़े एक ब्रांड, आप Xiaomi के ब्रांड के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मैं जरूर आपको कमेंट्स के हिसाब से आंसर दूंगा। और जितने सारे दोस्त को पता है कि Xiaomi के दो ब्रांड के बारे में मुझे यहाँ पे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं इसीलिए बुलिश हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और वो फाइनली वो पैटर्न को ब्रेकआउट भी किए। देखिए क्या पैटर्न बना था, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के शोल्डर कम शोल्डर उसके बाद हेड। इस चीज को ध्यान से देखूं तो अगर मैं इस पैटर्न को कैंसिल भी कर दूं क्योंकि यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद बिग शोल्डर बन गया उसके बाद छोटा शोल्डर है, तो यहाँ पे इस पैटर्न को मैं कैंसिल भी कर दूं तो यहाँ से देखिए शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, इसको कहा जाएगा रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न होने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी किए और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी कर दिया। अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी हायर लो बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर टाइम लगे कुछ भी लगे कोई बात नहीं, उस टाइम को मैं अगर मार्किंग करूं तो फिर भी मुझे 45% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है, जो रिटर्न बन सकते हैं 6800 के आसपास। तो एक कुछ इंपॉर्टेंस डेटा देखने को मिला और जिसके चलते मैंने ट्रेड भी लिया। और सिर्फ यही नहीं, कंपनी के खासियत के बारे में बात करूं, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे तो अलग लेवल का रिजल्ट कंपनी पब्लिश किया। कंपनी का सेल्स भी बढ़ा, एक्सपेंस भी घटा और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को ग्रोथ करते चले जा रहे हैं, तो यही एक प्लस पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। अभी कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो मैं तो पहले बोल चुका हूं कि इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर खुश है, इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर डीएस ने क्या किया, तगड़ा बाइंग की। 24.61% का होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 27.44% और एफआई ने देखिए होल्डिंग को बढ़ाया। तो सारे होल्डिंग्स बढ़ने के पीछे एक ही रीजन है, कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होने वाला है। अगर मैं यही चीज को एज ए बैलेंस शीट के हिसाब से दिखा दूं तो दो चीज मुझे बहुत बेस्ट लगा जिसके चलते मैंने ट्रेड लिया। देखिए कंपनी का CWIP, इसमें कंपनी 120 करोड़ के आसपास पैसा लगाया। बिजनेस के ऊपर जब कोई कंपनी पैसा लगाता है तो बिजनेस के ऊपर स्टेबिलिटी बढ़ता है। मान के चलिए आपका अगर एक बिजनेस है जहाँ पे आपका बिजनेस के ऊपर आप सोच रहे कि मैं इस बार उसका मतलब एक लाख रुपया हर मतलब 6 मंथ में ऐड करता जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने के आप सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आपका अर्निंग नहीं हो रहा है तो कहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि जब कंपनी का इस तरीके से फिगर आउट देखने को मिले तो कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है, इस बात को याद रखना। और रही बात रिजर्व का, तो रिजर्व भी कंपनी का बढ़ चुके हैं, करीबन 1200 करोड़ के आसपास हो चुके हैं और कर्जा कंपनी का थोड़ा सा यहाँ पे कम होता देखने को मिले। अभी इस कंपनी के सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है HP अधिसाब लिमिटेड। देखिए HP अधिसाब लिमिटेड के बारे में बात करूँ, कंपनी के जो सिचुएशन है फरवरी मंथ के बाद, कंपनी फरवरी में इसका प्राइस था 330 रुपीज के आसपास और कंपनी ने हाई किए 535 के आसपास, और वो भी कब, वो भी देखा जाए तो सितंबर में। तो इस बात को आपको याद रखना है। उस सिचुएशन के हिसाब से देखा है तो कंपनी में अच्छा खासा एक धमाका रिजल्ट देखने को मिला है। इसी के चलते कंपनी ने एक अच्छा खासा अनाउंसमेंट भी कर दिया, कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट कर लिया। कंपनी 9 नवंबर में स्प्लिट देने वाला है और वो भी कितना, हर एक शेयर में कंपनी आपको 5 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है और ये भी भूलना मत कि ये सारी इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस में है,
मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो प्लीज एक बार सोच समझ कर रिसर्च करके काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।